हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें साहित्य के प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। दोस्तों, यह वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है, तो ये हुआ है आपका गुजरात में। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ ऐसा माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में योगरूढ़ शब्द हैं। आपके ऑप्शन है पशु, आम, घास, चक्रधर। तो दोस्तों, योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं वो समझिए। योगरूढ़ शब्द वह शब्द हैं जिसका समास बहुव्रीहि होता है। योगरूढ़ वही शब्द कहलाते हैं और बहुव्रीहि समास में किसी दूसरे अर्थ को प्रकट करता है, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो इसमें योगरूढ़ शब्द है आपका चक्रधर, इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, ग्राहक शब्द में कौन सा लिंग है। आपके ऑप्शन है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों। तो दोस्तों, याद रखिए, ग्राहक हो गया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन सभी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दोनों हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ग्राहक की अगर बात हो रही है तो ग्राहक राहुल भी हो सकता है, ग्राहक सोनी भी हो सकती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, झांसी की रानी की लेखिका हैं। आपके ऑप्शन है अनीता जैन, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, नासिरा शर्मा। तो दोस्तों, झांसी की रानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, हिंदी में आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को, ये भी आप याद रखिए। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। आपके ऑप्शन है श्रृंगार, जागृत, बादाम, चार दीवारी। तो दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों चार दीवारी नहीं होता, चार दीवारी होता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, प्राची का अर्थ है। प्राची का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है प्राचीन, सूर्य, प्रकृत, पूर्व। तो दोस्तों, प्राची शब्द का अर्थ है पूर्व। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। आपके ऑप्शन है ई, री, आ, उ। तो दोस्तों, याद रखिए, दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है, तो दीर्घ स्वर उसे कहा जाता है जिस स्वर को उच्चारित करने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ, ये सभी दीर्घ स्वर हैं, लेकिन री दीर्घ स्वर में नहीं आता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों स्वर की बात की जाए तो स्वर की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 33। आठवां प्रश्न है, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है। आपके ऑप्शन है जयशंकर, निराला, शिवपूजन चौहान और यशपाल। तो दोस्तों, भाषा के जादूगर के रूप में शिवपूजन चौहान जी विख्यात हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों, भारतीय साहित्य की आत्मा किसे कहा जाता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो भारतीय साहित्य की आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डाकू अपने कृत्यों के कारण होते हैं,
क्या होते हैं? आपके ऑप्शन हैं कुख्यात, सुख्यात, ख्यात या विख्यात। तो दोस्तों, डाकू अपने कृत्यों के कारण कुख्यात होते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, मगही किस प्रदेश की बोली है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों, अगर मगही की बात की जाए तो मगही बिहार की बोली है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? आपके ऑप्शन है रूप रचना, ध्वनि, इतिहास या अर्थ। तो दोस्तों, भाषा के भी परिवार होते हैं, जैसे कि भारोपीय, द्रविड़, आष्ट्रिक, ये सब भाषा के परिवार होते हैं। तो भाषा का वर्गीकरण किया जाता है उनके इतिहास के आधार पर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास है। 12वां प्रश्न है, स का उच्चारण स्थान है। दोस्तों, स का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन है दांत, मूर्धा, तालु, कंठ। तो दोस्तों, यहाँ पर स का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, इसको मूर्धन्य श के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, स 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है छोटा स, दूसरा होता है श और तीसरा होता है मूर्धन्य स। तो छोटा स का उच्चारण स्थान दांत होता है और बड़े श का उच्चारण स्थान तालु होता है और श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ये आपको याद रखना है। 13वां प्रश्न है, श्रवण में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन है वृद्धि संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि। तो दोस्तों, याद रखिए, श्रवण हो गया, पवन हो गया, नयन, भवन, इन सभी में अयादि संधि होती है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी है? आपके ऑप्शन है विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली या हनुमान बाहुक। तो दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना हनुमान बाहुक है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। ये भी आपको याद रखना है। 15वां प्रश्न है, अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है अनपढ़ व्यक्ति, आशा स्रोत, इकलौता पुत्र या न्याय दिलाना। तो दोस्तों, अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ है इकलौता पुत्र। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, अरे मोहन सुनते हो में कारक है। आपके ऑप्शन है संबंध कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो दोस्तों, अगर किसी को संबोधित किया जा रहा हो, किसी को बुलाया जा रहा हो कि अरे मोहन सुनते हो, तो इसमें संबोधन कारक हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। 17वां प्रश्न है, बात शब्द है। आपके ऑप्शन है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों। तो दोस्तों, बात शब्द जो है वह है आपका स्त्रीलिंग। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों, बात होती है, बात बहुत अच्छी है, तो यह जो है शब्द यह स्त्रीलिंग को दर्शाती है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपके ऑप्शन है व्याघ्र, हस्ती, करपट, मोती। तो दोस्तों, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? इसमें है आपका डी ऑप्शन मोती। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मोती जो है तद्भव है, इसका तत्सम मौक्तिक होता है। और यहीं पर व्याघ्र का तद्भव क्या होता है? व्याघ्र का तद्भव होता है बाघ, हस्ती का हाथी और करपट का कपड़ा।
19वां प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक हैं। आपके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या प्रेमचंद्र। तो दोस्तों, नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक कौन है? तो ये हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चिंतामणि रचना, हिंदी का साहित्य रचना, ये सब किसकी है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की है। इन्होंने चिंतामणि रचना की है और हिंदी का साहित्य रचना भी इन्हीं का है। 20वां प्रश्न है, खरगोश बिल से बाहर निकला, इसमें प्रयुक्त कारक है। आपके ऑप्शन है कर्म कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक। तो दोस्तों, खरगोश बिल से बाहर निकला, इसमें क्या प्रतीत हो रहा है कि खरगोश बिल से अलग हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपका अपादान कारक। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अलगाव हो रहा है। देशज शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, 21वां प्रश्न कह रहा है देशज शब्द का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है वोट, कूपन, चमचा, कुप्पी। तो दोस्तों, देशज शब्द कौन होते हैं? देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द वो होते हैं जिसके उत्पत्ति का कुछ अता पता न हो, वह देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कुप्पी हो गया। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सर, फर फर, खिचड़ी, ये सभी देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। 22वां प्रश्न है, चित्राधार के रचनाकार हैं। आपके ऑप्शन हैं जयशंकर, दीनकर, कृष्णदास, अज्ञेय। तो दोस्तों, जयशंकर महोदय जो हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी चित्राधार के रचनाकार हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्रजाल, चित्राधार, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी, झरना, आंसू, ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचना है। 23वां प्रश्न है, तद्भव शब्द बैल का तत्सम है। तद्भव शब्द बैल है, लेकिन बैल का तत्सम क्या है दोस्तों, ये बताना है। आपके ऑप्शन है बलिवर्द, वृषभ, बलवर्द या वृषभ। तो दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बलिवर्द। बैल का तत्सम शब्द है बलिवर्द। 24वां प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन है? आपके ऑप्शन है कामायनी, साकेत, रामचरितमानस, प्रिय प्रवास। तो दोस्तों, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, प्रिय प्रवास लिखा किसने है? तो प्रिय प्रवास को लिखा है अयोध्या सिंह हरिऔध ने। और दोस्तों, हिंदी भाषा की प्रथम एकांकी क्या है? तो हिंदी भाषा की प्रथम एकांकी एक घूंट है। और वहीं पर हिंदी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी भाषा की प्रथम कहानी इंदुमती है। ये भी फैक्ट आप याद रखिए। 25वां प्रश्न है, प्रधानाध्यापक में समास है। आपके ऑप्शन है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व समास। तो दोस्तों, प्रधानाध्यापक का अर्थ होता है कि अध्यापकों में जो प्रधान हो। जैसे 3-4 अध्यापक हैं, उसमें एक प्रधान अध्यापक भी होते हैं। तो अध्यापकों में जो प्रधान होते हैं वो प्रधानाध्यापक होते हैं। और प्रधान क्या है? प्रधान एक विशेषता है किसकी? अध्यापक की। तो जो विशेषता बताता हो वो होता है कर्मधारय। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा कि प्रधानाध्यापक में समास है कर्मधारय। 26वां प्रश्न है, हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो याद रखिए दोस्तों, हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 प्रकार के वाच्य कौन कौन से? पहला कर्मवाच्य, दूसरा कृतवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है
और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और इसमें निगेटिव आता है, जैसे कि मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा या मुझसे खाना खाया नहीं जाता। तो इस प्रकार के निगेटिव शब्द आते हैं। 27वां प्रश्न है, धूप में चला नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य का है? आपके ऑप्शन है भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य या कोई नहीं। तो दोस्तों अभी मैंने बताया आपको कि भाववाच्य में निगेटिव आता है, जैसे मुझसे खाना खाया नहीं जाता, मुझसे धूप में चला नहीं जाता। तो ये क्या है? ये भाववाच्य के अंतर्गत आता है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, कबीर दास किसकी शासक के समकालीन थे? आपके ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी या बहादुर शाह। तो दोस्तों कबीर दास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा दिशावाचक अव्यय नहीं है? आपके ऑप्शन है दाएं, इधर, कल, बाएं। तो दोस्तों दिशावाचक अव्यय नहीं है यह बताना है। तो दिशावाचक अव्यय क्या है? दाएं हो गया, इधर हो गया, बाएं, ये सभी दिशावाचक अव्यय हैं, लेकिन कल जो है यह कल दिशावाचक अव्यय नहीं है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 30वां और लास्ट प्रश्न है, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? आपके ऑप्शन है प्रेमचंद्र, हेमचंद्र, सरहपा, स्वयंभू। तो दोस्तों किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका स्वयंभू को। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वयंभू कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। दोस्तों यह वीडियो आज यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर किया करिए और साथ ही साथ यह भी बताया करिए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।